कालू और गौरी ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि वे अब अच्छे पक्षी बनेंगे। इसलिए कालू ने अनाज का व्यवसाय अपना लिया। कालू भाई, आपने गेहूं का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर पक्षी आपसे ही गेहूं खरीदेगा। हाँ भाई, सबसे कह देना कि मुझसे गेहूं खरीद ले, क्योंकि अब मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और अच्छा पक्षी बन गया हूँ। कुछ दिनों के बाद गौरी के पास एक अंडा होता है। कालू और गौरी उस अंडे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कालू, जैसे ही हमने अपने बुरे कर्म छोड़े, ऊपर वाले ने हमें एक अंडा दे दिया। अब हमारे भी बच्चे होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं पूरे जंगल में मिठाई बांटूंगा। कालू, लेकिन बेटी हुई तो? गौरी, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए जो मेरी सेवा कर सके। बेटी पैदा होगी तो दहेज देकर शादी करनी होगी। मेरा व्यवसाय इतना नहीं चल रहा कि दहेज जुटा सकूं। इतना कहकर कालू दुकान पर चला जाता है। गौरी बहन, बधाई हो, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। वो तो ठीक है बहन, लेकिन कालू ने कहा है कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। इसकी चिंता मत करो, मैं कालू को समझा दूंगी। अरे, पहले तो मेरी दुकान पर दिन भर में 2-3 ग्राहक ही आते थे और आज सुबह सुबह 3-4 ग्राहक आ गए। कालू बहुत खुश था क्योंकि उसके पास जो भी गेहूं था वह बिक गया। सुबह मुझे और गेहूं लाना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। जब कालू घर जाता है तो वह गौरी को बताता है कि उसका सारा गेहूं बिक गया है, जिससे गौरी बहुत खुश होती है। गौरी अंडे की बहुत देखभाल करती है और दिन रात उस पर बैठी रहती है। और कालू का व्यापार बढ़ जाता है और कालू बहुत अमीर हो जाता है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका कालू और गौरी काफी समय से इंतजार कर रहे थे। गौरी के अंडे से एक बहुत सुंदर कौवी पैदा होती है। बेटी को देखकर कालू को बहुत गुस्सा आता है और वह गौरी से झगड़ा करता है। कालू भाई, ऐसा नहीं कहते, इसमें गौरी का क्या दोष? क्या पता ऊपर वाला अगली बार बेटा दे दे। नीलू बहन, मैंने बहुत सारा गेहूं बेचा और मैं बहुत खुश था, लेकिन यह सब देखकर मेरी सारी खुशी गायब हो गई। इतना कहकर कालू चला जाता है। गौरी बहन, आपकी बेटी बहुत सुंदर है। कालू अभी गुस्से में है, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएगा। कालू जब भी घर आता तो खाना खाकर वापस दुकान पर चला जाता। माँ, पापा मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को बहुत काम है, इसलिए वो जल्दी चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में गौरी फिर से अंडे देती है। इस बार गौरी के पास 4 अंडे थे। गौरी, इस बार 4 अंडे हैं। अगर मुझे बेटा नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरे पास अब बहुत पैसा है, मेरे लिए दोबारा शादी करना मुश्किल नहीं। कालू अब बहुत अमीर था और उसके पास बहुत से घर थे। गौरी एक बार फिर अंडों पर बैठ जाती है और उसे अपनी जान से ज्यादा अंडों की परवाह होती है। कालू गौरी का पहले से ज्यादा ख्याल रखता है क्योंकि उसे यकीन था कि इस बार बेटा होगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। गौरी के 4 अंडों से 4 बेटियों का जन्म हुआ। गौरी, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी बेटियां ही होंगी। तुम मुझे बेटा नहीं दे सकती, इसलिए अब मैं दूसरी शादी करूंगा। मैं जा रहा हूँ। कालू दुकान पर जाता है और अपने एक नौकर से पूछता है, क्या आप किसी मैच मेकर को जानते हैं? मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पड़ोस में एक कौवा रहता है और उसकी एक बहुत सुंदर बेटी है। मोहन भाई, अब कालू मुझे छोड़ देगा, मेरे साथ नहीं रहेगा, मुझे घर से निकाल देगा। गौरी, चिंता मत करो, जिसने तुम्हें बेटियां दी है वह उनकी रक्षा भी करेगा। कालू गुस्से में है, अब वह ऐसा नहीं करेगा। तुम मेरी उससे शादी करा दो और मैं तुम्हें खुश कर दूंगा।
अच्छा बॉस, मैं उससे बात करता हूँ। फिर अगले दिन कालू अपने नौकर के साथ लड़की के पिता से बात करने जाता है। कालू अपने होने वाले ससुर को अपने बारे में सब बताता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे पास शादी करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मैं पहले से ही व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे की तलाश में हूँ। और ये भी कोई बात है, तुम जितना चाहो उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर कुछ ही दिनों में कालू की धूमधाम से शादी हो जाती है। कालू अपनी नई पत्नी के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाता है। मेरी पहली पत्नी अत्याचारी थी, उसकी 5 बेटियां थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन याद रखें कि मैं एक बेटा चाहता हूँ। कालू यार, तुमने गौरी और अपनी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया। मोहन भाई, मैंने गौरी को हिस्सा दिया है, वह अच्छे से रह सकती है। माँ, हमारी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। यदि हम ना होते तो पिताजी तुम्हें ना छोड़ते। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पापा जरूर वापस आएंगे। सुनने में आया है कि कालू ने दूसरी शादी कर ली है। कालू का कहना है कि मैंने गौरी को छोड़ दिया क्योंकि उसकी बेटियां थी, बेटे नहीं। बेटियां होने के कारण वह धनवान हो गया। हम आज के बाद कालू से गेहूं नहीं खरीदेंगे। कालू की दूसरी शादी हुए काफी दिन हो गए थे। अब कालू के पास ग्राहकों का आना बंद हो गया था। मुझे लगता है कि मेरी पहली पत्नी मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही है। मुझे ग्राहक मिलना बंद हो गए हैं। हमारे जंगल में गेहूं का बहुत कारोबार होता है। अगर आप यह दुकान बेचकर मेरे पिताजी के साथ गेहूं की दुकान खोल लें तो आप फिर से सफल हो सकते हैं। मोहन गौरी को कालू के बारे में सब बताता है। मोहन भाई, कालू को अभी मेरी जरूरत है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। पापा, कालू के आने से पहले ये पैसों से भरा बैग ले जाना जो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। बेटी, जितनी जल्दी हो सके कालू के पैसे अपने हाथ में ले लो, फिर वह इसे रास्ते से हटा देंगे। हमें पिताजी पर नजर रखनी होगी। मुझे संदेह है कि पिताजी के साथ कुछ गलत होने वाला है। गौरी के पास जो भी पैसे होते हैं वे मोहन को दे देती है। फिर मोहन कालू से दुकान खरीद लेता है। मैं बर्बाद हो गया, मेरा कारोबार बंद हो गया, मुझे बहुत कम पैसे मिले हैं। पिंकी, वो पैसे कहाँ हैं जो मैं तुम्हें देता था? सब कुछ मेरे पास है, मैंने इसका ख्याल रखा है। फिर कालू और पिंकी दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। प्लानिंग के मुताबिक पिंकी रास्ते में एक जगह पर रुक जाती है। कालू और पिंकी बात कर रहे होते हैं, तभी पिंकी के पिता कालू के सिर पर डंडे से मारते हैं। तभी कालू की 3 बड़ी बेटियां जो उनका पीछा कर रही थी वहां पहुंच गई। पिंकी और उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि कालू को उसकी बेटियां उठाकर घर ले जाती हैं। जब कालू को होश आया तो उसे पता चला कि उसकी बेटियों ने उसकी जान बचाई और उसकी पत्नी और ससुर ने उसे मारना चाहा। मुझे बहुत दुख है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता चल गया है कि बेटा बेटी सब एक समान होते हैं। अपने बेटे के चक्कर में मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अगर तुम नहीं होते तो मेरी जान नहीं बच पाती। कालू, चिंता मत करो, जो दुकान तुमने बेची थी वह मैंने खरीदी थी और हमने तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारी पत्नी से ले लिए। वह अब जेल में है। यह सुनकर कालू बहुत खुश हुआ। ऊपर वाले ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह सब मेरी बेटियों की वजह से था और अब उन्होंने मेरी जान और संपत्ति बचा ली है और मुझे फिर से बताया है कि ये सब उनकी वजह से है। फिर कालू अपनी बेटियों को गले लगा लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे बेटा हो या बेटी, सभी को ऊपर वाला ही बनाता है, इसलिए हमें बेटी और बेटे को एक समान समझना चाहिए।
गौरी, जब से तुमसे मेरी शादी हुई है मैं इस जिंदगी से थक गया हूँ। हर कोई मुझे चोर कहता है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। अगर मैंने तुम्हारी जगह किसी और से शादी की होती तो शायद एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता। कालू, ये सब तेरी हरकतों की वजह से है, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तुमसे दूर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। मुझे शक है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तभी लौटूंगा जब अमीर पक्षी बन जाऊंगा। कालू, हम अच्छे पक्षी बनेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर कालू चला जाता है। शायद हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई है, इसीलिए कालू मुझसे नाराज है। कालू सीधे अपने दोस्त के पास जाता है जो शहर में रहता था। अरे बट्टू, तुम बहुत अमीर हो गए हो। इतना पैसा पाने के लिए तुमने क्या किया? समझो मेरी लॉटरी लग गई है। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। मुझे दहेज में बहुत सारा पैसा मिला जिसमें मैंने अपना कारोबार शुरू कर लिया, इसीलिए मैं बहुत अमीर हो गया। बट्टू की ये बात सुनकर कालू बहुत दुखी हो जाता है। कालू, तुम चुप क्यों हो? मैं तुमसे क्या कहूँ, मेरे ससुर ने तो मुझे एक घोंसला भी नहीं दिया। चिंता मत करो भाई, मैं कल तुम्हारे लिए एक बढ़िया रिश्ता ढूंढूंगा। मेरे कई अमीर परिवारों से संबंध हैं। गट्टू की ये बात सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन गट्टू कालू को अच्छे से तैयार करता है। देखो कालू भाई, एक बहुत अमीर परिवार तुमसे मिलने आ रहा है। मैंने उन्हें बता दिया है कि कालू बहुत बड़ा जमींदार है। अमीर लोग ऐसे भूखे नंगे लोगों से शादी नहीं करते। अब मेरे जीवन में शांति होगी और कोई मुझे चोर नहीं कहेगा। और हाँ, जो पैसे आप लाए थे उन्हें अपने पास रख लेना और लड़की के घर जाकर लड़की को दे देना। उन्हें पता होना चाहिए कि लड़का वाकई बहुत अमीर परिवार से है। फिर अगले दिन कुछ मेहमान कालू का रिश्ता देखने आते हैं। देखो, हमारा होने वाला दामाद कितना सुंदर है। बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम कालू है। मैं पक्षीपुर जंगल का रहने वाला हूँ। मेरे पिता एक बहुत बड़े जमींदार थे। बेटा, अब तुम्हारे पास कितनी जमीन है? इतनी जमीन है कि मैंने कभी गिनती ही नहीं की। दूसरी ओर गौरी नीलू को कालू के बारे में बताती है। गौरी बहन, चिंता मत करो, मेरा भाई शहर में पुलिस में है। मैं उससे संपर्क करूंगी और कालू को ढूंढने के लिए कहूंगी। फिर कालू और गट्टू लड़की देखने जाते हैं। कालू बेटा, मेरी बेटी कैसी है? हाँ, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वे आपके पैसे से खुश नहीं हैं। अब हमें उन्हें ढेर सारे गहने देने होंगे, तभी वे खुश होंगे। वह मुझसे कह रहे थे कि हम अपनी बेटी की शादी अपने पुराने जंगल में करना चाहते हैं। अब हमें ये गहने इस जंगल में ले जाना है। फिर अगले दिन कालू और गट्टू गहने लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। कालू, मुझे यहाँ एक छोटा सा काम करना है। ये गहने ले लो और सीधे निकल जाओ। और हाँ, रास्ते में पुलिस वाले भी होंगे। कालू बैग लेकर वहां से निकल जाता है। मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरी पत्नी के लिए इतने सारे गहने दे रहा है। जब कालू थोड़ा आगे जाता है तो पुलिस वाले उसे रोकते हैं और जांच करने पर पता चलता है कि उसके पास काफी मात्रा में नशीली दवाएं हैं। बताओ, तुम ये दवा कब से बेच रहे हो? हम बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहे थे। यकीन मानिए, ये बैग मेरा नहीं है। मैं वहां से निकल रहा था, तभी एक पक्षी वहां बैठा सांस ले रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरा ये बैग थोड़ा आगे ले जाओ, मैं तुमसे इसे ले लूँगा। हम कैसे यकीन करें कि आप सच कह रहे हैं? हर कोई ऐसा ही कहता है। अगर आप मुझे थोड़ा आगे जाने देंगे तो वह मुझसे बैग लेने जरूर आएगा, तब आप उसे पकड़ लेना। कालू को पता चला कि उसका दोस्त ड्रग डीलर है, इसलिए वह खुद को बचाना चाहता था। पुलिस ने कालू को आगे जाने दिया और योजना के अनुसार कालू थोड़ा आगे जाकर रुक गया। तभी कालू का दोस्त बट्टू बड़ी खुशी से आता है। यार, ये तो बड़ी बात हुई कि तुम पुलिस वालों से बच गए, नहीं तो वह 1 रुपया भी ना जाने देते।
इसी बीच वहाँ पुलिस आ जाती है। कट्टू, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे अपने साथ क्यों फंसाया? तुम तो एक नंबर के झूठे निकले। कह रहे थे कि ये सब तुम्हारे ससुराल वालों की वजह से है। खैर, ये आपकी पत्नी और आपकी बेटी है। कालू, तुमने पुलिस वालों को हमारे बारे में बताकर अच्छा नहीं किया। फिर नीलू गौरी को अपने साथ अपने भाई के पास ले आती है। नीलू अपने भाई को कालू के बारे में सब बताती है। तभी नीलू का भाई बताता है कि उन्होंने कल कालू नामक पक्षी को पकड़ा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। शहर में बहुत गलत तरह के लोग रहते हैं। कालू, अपनी किस्मत से ज्यादा कोई नहीं कमा सकता, ये तो अब पता चल ही गया होगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान के भाग्य में जो होता है वह उसके साथ रहता है। इसलिए हमें अधिक धन के लालच में गलत काम नहीं करना चाहिए। गौरी और कालू की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद ना हुई, जिसकी वजह से गौरी और कालू बहुत ज़्यादा चिंतित थे। गौरी, हमारी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई औलाद होगी। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। आखिर कोई तो हो जो बुढ़ापे में हमारी खिदमत करे। आखिर एक ना एक दिन हमें बूढ़ा तो होना ही है। औलाद देना तो ऊपर वाले की मर्जी है, और फिर हमारे काम भी तो अच्छे नहीं कि कोई हमें अपना बेटा ही दे दे। गौरी, हमें बेटा तो कोई नहीं देगा, लेकिन हम किसी का बच्चा तो चुरा सकते हैं ना। हम दोनों साथ वाले जंगल में जाकर किसी का बच्चा चुरा लेंगे और फिर दूर कहीं पहाड़ियों में चले जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। कालू, जितना जल्दी हो सके हमें ये काम करना होगा। चलो फिर चलते हैं। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। फिर कालू और गौरी साथ वाले जंगल में कौवे का घोंसला ढूंढने चले जाते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कोई बच्चा चुराते हुए देख ना ले। अच्छा गौरी, पहले बच्चा तो मिल जाए। जंगल में कालू की नजर एक घोंसले पर पड़ती है, जिसमें एक कौवे का बच्चा सोया हुआ था। ये देखो गौरी, एक कौवे का बच्चा सोया हुआ है। लगता है इसका जन्म आज ही हुआ है। इसकी माँ जरूर भोजन की तलाश में गई होगी। हाँ कालू, ये कौवे का बच्चा ही है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी हमें बच्चा मिल जाएगा। कालू, आसपास कोई पंछी नहीं है, तुम जल्दी से बच्चे को उठाओ, मैं ध्यान रखती हूँ। रानो कौवी भोजन की तलाश में गई हुई थी। गौरी और कालू बच्चे को चुराकर ले जाते हैं। जैसे ही वे वहां से जाते हैं, रानो कौवी वहां पर आ जाती है, लेकिन वह कालू और गौरी को बच्चा चुराते हुए नहीं देखती। मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे नहीं, बच्चे को चुराकर कौन ले गया? ये मेरा इकलौता वारिस था। मेरा तो पति भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? किसे अपनी मदद के लिए पुकारूं? रानो कौवी अपने बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसका बच्चा उसे कहीं नहीं मिलता। कालू और गौरी गोलू को लेकर पहाड़ों में चले जाते हैं। गौरी, अब गोलू की माँ गोलू को कभी ढूंढ नहीं पाएगी। यहाँ पहाड़ों में कोई भी पक्षी नहीं आता। लेकिन कालू, हम यहाँ कब तक रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमें वापस अपने जंगल जाना है। गौरी, बस गोलू थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर वापस चले जाएंगे। और वैसे भी इसकी माँ कौन सा हमारे जंगल रहती है। अभी तो वो इसे हमारे जंगल भी ढूंढेगी, लेकिन बाद में नहीं। फिर काफी समय बाद कालू और गौरी गोलू को लेकर अपने जंगल आ जाते हैं। जंगल के कुछ पक्षी कालू को देखकर उससे मिलने आते हैं। यार कालू, तुम अचानक बिना कुछ बताए कहाँ चले गए थे? और ये बच्चा किसका है? हमारे यहाँ अंडे से बच्चा हुआ था, उसे लेकर हम पहाड़ों में चले गए थे ताकि उसे किसी की नजर ना लग जाए। कालू भाई, जिन दिनों आप यहाँ से गए, एक कौवी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। बेचारी साथ के जंगल से आई थी, रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। वो बच्चे की चोंच पर निशान भी बता रही थी, जो आपके बच्चे की चोंच पर भी है। नीलू की ये बात सुनकर कालू घबरा जाता है।
नीलू बहन, कौवे के बच्चे तो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। दूसरी तरफ गोलू की असल माँ रानो गोलू के गम में रो रो कर बूढ़ी हो गई थी। रानो बहन, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला है कि तुम्हारा बच्चा जिंदा है और उसका नाम गोलू है। कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। हमारा गोलू कालू और गोरी नामी पक्षियों के पास है। वो बहुत ही झूठे और मक्कार पक्षी हैं। हमें उनके जंगल के राजा के पास जाना होगा, वही हमें हमारा बच्चा दिलवा सकते हैं। फिर रानो राजा के पास जाती है और पूरी बात बताती है। राजा ने कालू और गोरी को अपने महल में बुलाया। राजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? गोलू हमारा बेटा है। हम तो दूर पहाड़ियों में इसलिए चले गए थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे गोलू को किसी की नज़र लगे। सब लोग तो जानते ही हैं, हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। इतने सालों बाद गोलू पैदा हुआ था, इसीलिए हम पहाड़ियों में चले गए थे। नहीं नहीं राजा जी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, झूठी कहानी बना रहे हैं। ये मेरा बच्चा है, इसकी चोंच पर वही निशान है जो मेरे बच्चे की चोंच पर था। बेटा गोलू, तुम बताओ, तुम्हारी असल माँ कौन है? राजा जी, मुझे नहीं पता। मैंने तो जब से होश संभाला है गोरी माँ को ही अपनी माँ समझा है। मैं तो जब बहुत छोटा था, मुझे कुछ भी याद नहीं। राजा जी जब दोनों तरफ से बयान सुन लेते हैं तो काफी चिंतित हो जाते हैं कि कहीं किसी के साथ नाइंसाफी ना कर दें। लेकिन राजा जी पहले ही अपनी अक्लमंदी की वजह से बहुत जाने जाते हैं, क्योंकि ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि ये बच्चा किस पंछी का है। इसलिए मैं ये हुक्म देता हूँ कि इस पंछी के 2 हिस्से कर दिए जाएं और दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। मम्मा, पापा, प्लीज राजा जी को ऐसा करने से मना करें ना। कालू और गोरी चुपचाप खड़े रहते हैं। जैसे ही सिपाही गोलू के 2 हिस्से करने लगता है तो रानो चिल्ला उठती है, नहीं नहीं राजा जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे बच्चे को कालू और गोरी को ही दे दीजिए। कम से कम मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा ना। ये सुनकर गोलू अपनी असल माँ रानो के गले लगकर रोने लग जाता है। वहां पर खड़े सभी पक्षी जान गए थे कि ये बच्चा कालू और गोरी का नहीं बल्कि रानो का है। ये बच्चा रानो को दे दिया जाए और कालू और गोरी को कैद खाने में बंद कर दिया जाए। इस तरह कालू और गोरी को अपने झूठ और चोरी की सजा मिल जाती है और राजा जी अपने इंसाफ की वजह से फिर से एक दफ़ा पंछियों के दिल जीत लेते हैं।